बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी की तकरीब अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे। जरदारी साहब ने सबसे पहले तो तकरीर की। उन्होंने भुट्टो साहब की बरसी के हवाले से तो कम, लेकिन उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों ज़रूर लिया और एक ऐलान किया है उन्होंने, और वो है हुकूमत के ख़िलाफ़। और ऐलान उनका यह है कि तैयार हो जाएं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाने के लिए इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। और ये भी कहा कि बहुत जल्द हम इसकी डेट अनाउंस करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब तकरीर की तो उन्होंने भुट्टो साहब के हवाले से, उनके फ़लसफ़े नज़रिए के हवाले से भी बात की। ये भी कहा कि जी कभी उनको इंसाफ नहीं मिला, पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं, इंसाफ के मुतलाशी आज भी हैं। और इसको उन्होंने जोड़ा अपने मौजूदा केस के साथ और ये कहा कि इसको पिंडी मुंतकिल करना भी हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। और इमरान खान साहब की हुकूमत को जहाँ पर मईशत के हवाले से तनकीद करते वो दिखाई दिए, वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो कुछ हो रहा है उनके केसेस को लेकर, जाली अकाउंट्स केस को लेकर, या जहाँ जहाँ बिलावल साहब का या जरदारी साहब का नाम आता है, वो कहते हैं कि ये सिर्फ 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की साजिश है। ये 1 यूनिट बनाना चाहते हैं दोबारा से। और ये भी कहा कि अगर 18वीं तरमीम को ख़त्म किया खान साहब ने, तो खान साहब को वार्न करता हूँ कि मैं तुम्हारी हुकूमत लात मार कर गिरा दूंगा। ये बिलावल साहब ने कहा है। क्या वाकई इन तमाम धमकियों को, इन तमाम चीज़ों को हुकूमत को संजीदगी से लेना चाहिए, या हुकूमत की अपनी जो कारकर्दगी है खुसूसी तौर पे मईशत को लेकर, वही उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान इस वक्त बनी हुई है? आज हम बात करेंगे इसी पर। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ गेस्ट टुडे। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। अमजद शुएब साहब, सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं। जरदारी साहब की धमकी इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है? ये भी जहन में हो हमारे कि इमरान खान साहब बार बार अपोजिशन को ऑफ़र करते हैं कि जी आ जाएं, आपने एहतजाज करना है, मैं तो कंटेनर भी दे दूंगा। लेकिन जरदारी साहब ने आज और किसी चीज़ पर बात नहीं की। उन्होंने कहा हुकूमत गिराने का वक्त आ गया है, इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते इस हुकूमत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लॉन्ग मार्च वगैरह से तो हुकूमत नहीं गिरती। आपको याद होगा कि जब पीटीआई ने भी धरने किए थे, लॉन्ग मार्च, ये वो सारा कुछ, तो हुकूमत तो नहीं गिरी थी। क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है कि आप हुकूमतें इस तरह न गिराएं कि आप कोई भी शख्स जो है वो 1 लाख आदमी बाहर लेके आके जमा करके पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाए, कहीं बैठ जाए तो वो मुतालबा करे कि हुकूमत गिरे। पार्लियामेंट मौजूद है और पार्लियामेंट में मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी नो कॉन्फिडेंस वोट ला सकते हैं या कोई हुकूमत को गो के बड़ी थिन मेजॉरिटी है उनके पास। लेकिन मुझे अपोजिशन में वो इत्तेहाद नज़र नहीं आता कि ये इकट्ठे होके और इनमें से कुछ जो मेजॉरिटी थोड़ी बहुत इनकी है उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ मिला के तो पार्लियामेंट के ज़रिए उसको गिरा दें। वो भी कुछ अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। और बाकी ये है कि ये एहतजाज हक है सबका, एहतजाज करना, अगर उनको कोई ऐसे, बट वो जो उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के ऐवानों से घसीट के तुम्हें निकालेंगे, हुकूमत का खात्मा कर देंगे, आप कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं साहब या बहुत सारे सियासतदान कई बड़े सुपरलेटिव्स यूज़ करते हैं। मुझे तो आज तक जरदारी साहब की वो ईंटें नहीं भूली जो एक दफ़ा उन्होंने बजाने की कोशिश की थी। तो इस तरह का है, ठीक है, कहने में कोई हर्ज नहीं, अगर वो कोई नारा लगाते हैं तो लगाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी में ये, पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी अब एक लॉन्ग मार्च करे भी तो पंजाब वगैरह में तो उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा है ही नहीं, यानी वो बहुत ही कम है। तो सिंध से कितनी दुनिया को साथ लेके आ जाएंगे, वो भी यहाँ थोड़े बहुत कुछ मिल जाएंगे। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये एक गलत कदम है उनका, जो शायद अगर फ्लॉप हो जाए तो उनका जो थोड़ा बहुत धर्म है वो भी रह जाए। अब साफ़ी साहब, लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान तो किया, जिस तरह अभी जनरल साहब भी फरमा रहे थे, ये वाकई पीपल्स पार्टी कर सकती है, या इस वक्त जरदारी साहब का जो इतना कॉन्फिडेंस है या जितने बुलंद बांग दावे वो कर रहे हैं, ये सारे के सारे मौलाना फजलुर रहमान के बलबूते पे कर रहे हैं, उनसे उन्होंने उम्मीदें लगाई हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तनहा पीपल्स पार्टी आजकल कर सकती है इस तरह का लॉन्ग मार्च की जो हकीकत में हुकूमत को हिला दे या सेटअप को डिस्टर्ब कर दे। वो उस तरह की मूवमेंट 2 सूरतों में चलाई जा सकती है, या तो ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक हो जाएं, और दूसरी सूरत उसकी ये हो सकती है कि इन दोनों में से किसी एक जमात के साथ मजहबी जमातें और रीजनल जमातें वो ऑन बोर्ड आ जाए। तो वो हैं पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त, आपको लग रहा है मजहबी जमातें?
नहीं, इस वक्त तो सूरत हाल एक तो ये कि इससे पहले देखिए मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन नताइज को तस्लीम करने पे तैयार नहीं थे, ANP नहीं थी, बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें नहीं थी, इवन उस वक़्त मुस्लिम लीग नून को तो छोड़े, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब थे वो भी बड़े जज्बाती थे और वो भी तैयार नहीं थे। लेकिन चूँकि देखें जरदारी साहब ने पिछले 1.5-2 साल में PTI से भी ज़्यादा गंदी सियासत की, यानी इन अकाउंट से उन्होंने उन क़ुव्वतों के साथ मिल के जिनके ख़िलाफ़ आज बात कर रहे हैं, सेनेट के लिए ख़रीदारी की, रज़ा रब्बानी की जगह संजरानी साहब को बिठा दिया, तो उस वक़्त वो लाडला बनने की कोशिश कर रहे थे और थोड़े थोड़े इलेक्शन के दौरान और आफ्टर इलेक्शन वो उसका हिस्सा भी बने थे। फिर आप देखिए कि अगर इलेक्शन के बाद भी जरदारी साहब को अकल आ जाती तो ये सेटअप नहीं बन सकता था। अच्छा, लेकिन चूंकि वो उन कुव्वतों के साथ उस वक्त लाडला बनने की जिनको मौलाना साहब निक्के दा अब्बा कहते हैं, मौलाना साहब निक्के दा अब्बा निक्के दा अब्बा के ताल्लुकात मौलाना साहब से भी खराब है ना आजकल, वरना मौलाना साहब भी शायद इतनी बातें नहीं कर रहे। उस वक्त मौलाना साहब को जरदारी साहब ने बड़ा एम्बेरस किया 2-3 मौके पे, और बाद में अब आजकल जो है मसला ये हो गया कि वो लोग भी बड़े होशियार हो गए हैं, जब एक को पकड़ते हैं दूसरे को रिलीफ दे देते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं उसको दे देते हैं। तो पहले जब नवाज शरीफ साहब की बारी थी तो इनको रिलीफ दिया हुआ था, उस वजह से ये उनके करीब नहीं जा रहे थे। अब जब इनकी बारी आ गई है तो उनके साथ आ गई। मेरे ख्याल में इस वक्त तो सियासत वो दूसरा फरीक खेल रहा है सियासतदानों की बनिस्बत, और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं राजा मेरे पास साहब? ये बिलावल साहब की भी जो बातें हैं, जरदारी साहब की भी जो धमकियां हैं, और वो रिलीफ, वो जिसका जिक्र शायद आपने भी किया है पहले कुछ टॉक शोज में, वो बहुत ज्यादा नजर आने लगा है। अब तो पता चल रहा है वहाँ खामोशी, वहाँ रिलीफ। वो आज भी शहबाज शरीफ साहब का ECL से नाम तो निकल गया, वो भी हो गया। देखिए लॉन्ग मार्च में जो सबसे इंपॉर्टेंट और पिवटल चीज होगी कि वो नारा क्या देते हैं, हम ये किस पर्पस के लिए लॉन्ग मार्च 18वीं तरमीम नहीं खत्म करना। देखिए 18वीं तरमीम पूरी तकरीर का महवर ये था, वो लॉन्ग मार्च जो ये हुकूमत कर ही नहीं सकती, मेजॉरिटी नहीं है। ये हुकूमत तो एक सिंपल सी लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, सिंपल मेजॉरिटी जो इसको चाहिए ना वो भी नहीं। वो अभी तक विसल ब्लोअर एक्ट भी शायद मुकम्मल तौर पर पास नहीं करा सके, लेकर आए हैं, कुछ नहीं कर सकती। तो क्या आवाम को ये बात तो बड़ी क्लियर होगी। दूसरी वो कहेंगे कि जी आपने केसेस की बात करेंगे कि जी हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है। अब 10 तारीख को उनकी जमानत लगी हुई है, वो इधर कंफर्म होगी उस दिन या रिजेक्ट होगी। इन केस अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाया है नैब का तमाम, अगर वो वही रिकॉर्ड है GIT का जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मटेरियल बहुत है और इस पे रेफरेंस बनता है, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नतीजे पे आता है कि अदीकी और जरदारी साहब की जमानत उस दिन रिजेक्ट हो जाती है तो ये अरेस्ट हो जाएंगे। अब देखना ये है कि जब अगर ये अरेस्ट हो जाते हैं, लॉन्ग मार्च की कोई डेट आई नहीं, उसके बाद रमजान आ रहा है, तो मेरे ख्याल में कहा जल्द अनाउंस करेंगे। ये अनाउंस नहीं होगा। अच्छा। ये ऐसी है कि बस जैसे ये जो धमकियां हैं ये फिर वही निक्के दे अब्बा के साथ मामला ठीक करने के लिए हैं। प्रेशर देख लेते हैं शायद कुछ बेहतर हो जाए, रिलीफ मिल जाए, शायद 10 तारीख को हमें जमानत मिल जाए। और इन केस अगर जमानत नहीं मिलती तो फिर देखिए, अब मियां साहब को भी याद है कि जब मियां साहब के खिलाफ 2014 वाले धरने थे तो जरदारी साहब ने बिल्कुल उनको बचाया था, पीपल्स पार्टी ने बचाई उनकी गवर्नमेंट। लेकिन जब गवर्नमेंट बचाई और जरदारी साहब ने, जैसे जनरल साहब ने कहा, वो ईंट से ईंट बजा देने वाली बात की, तो मियां साहब तो उनको मुलाकात का शर्फ भी नहीं दे रहे थे, भाग गए थे। तो फिर मियां साहब के पैनामा के केसेस आए, मियां साहब के जब केसेस आए, GIT बनी, तो बिलावल साहब और इन तमाम ने कहा कि जनाब ये तो तीनों जनरेशंस का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, ये तो इनकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अब इनकी बारी आई तो बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया, जिस आपने कोर्ट की बात की कि जनाब मुबारक हो, नवाज शरीफ साहब को भी NRO मिल गया और शहबाज शरीफ को भी NRO। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इतना है कि ये नून लीग के और इनका आपस में मिलना एक नामुमकिन सी बात है। जब नून लीग नहीं होगी तो पंजाब में ऑलरेडी ये, जब पहले इन्होंने नून लीग का साथ दिया था उसका नतीजा ये निकला था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रही सही भी थी पंजाब में, वो नून लीग को सपोर्ट करने की वजह से कोलैप्स कर गई थी बिल्कुल। तो आई डोंट सी कि ये, हाँ फजल रहमान साहब कितना करेंगे, किस प्रेशर में करेंगे, कहां पे करेंगे, ये एक चीज है कि जरदारी साहब उन्हीं पे रिलाई करेंगे पंजाब की हद तक। लेकिन पंजाब में भी क्या वो डेरा इस्माइल खान से आगे जब आएंगे तो सेंट्रल पंजाब में अभी फिलहाल उन्होंने शायद होप्स लगाई हुई है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ होगा नहीं इसमें? वो बढ़के हैं सिर्फ। मैं जनरल साहब, क्योंकि बात इन्होंने आज बिलावल साहब ने बड़ी की, पिंडी की, अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी करते हैं। वो कहते हैं आगा सिराज दुरानी को यहीं से अरेस्ट किया जाता है, केस मुंतकिल कर दिया जाता है, फरीक, मुकदमा, तमाम चीज़ें जो हैं वो सिंध की हैं,
पिंडी में ऐसा क्या है। तो ये वाकई आपको लग रहा है कि इस दावे में जो जगह जगह वो दोहरा रहे हैं इसमें दम है? वहीं कर लेते, कहते हैं पिंडी क्यों नहीं? अगर हाथ साफ हो तो आप कहें जी जाकर टम्बकटू में मेरा करना ट्रायल, उसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन ये तारीख है कि जब भी सिंध में केस चला है तो उसका जो बेड़ा गर्क हुआ है, ये डॉक्टर आसम वाला केस ऐसे तो नहीं लटका, या वहाँ शर्जील मेमन का शहद शराब जो है वो शहद बन गई, वो आज दिन तक दुनिया बगलें झांक रही है कि हुआ क्या ये ऐसे नहीं होता। शर्जील मेमन पूरा वक्त वहाँ से शाम को अपने घर चले जाते थे, वहाँ रहते थे, सुबह सवेरे आके तो हॉस्पिटल में हाज़िरी हो जाती थी, वहाँ लोग मिलते मिलाते थे। अगर यही मुकदमे चलने हैं सिंध में जिसका वो रोना रो रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इंसाफ तो मुमकिन नहीं है। नहीं तो यहाँ पे भी अगर जो मुकदमे चलने हैं, अगर यहाँ पे भी मुकदमे चलने हैं, केस बिल्ड कर देना एक शख्स के खिलाफ, एक शख्स को बिल्कुल करप्ट और चोर डिक्लेयर कर देना है और उसके बाद फिर रिलीफ मिल जाना है, उसके बाद फिर जमानतें हो जानी है, तो फिर यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि लोग लाहौर की भी बात कर रहे हैं कि जी ये जो मियाँ बरादरान के केसेस हैं ये लाहौर में क्यों चल रहे हैं, इनको सिंध में चला दें। बिलावल साहब ने इसका जिक्र कई दफा किया है पहले भी कि पंजाब में होते हैं तो सिंध वाले पिंडी में। मसला यही है कि ये चीज़ें रिलायबल नहीं रहती, तो क्योंकि हमारा रिकॉर्ड कुछ इस किस्म का है कि उन जगहों पे केसेस जब विटनेसेस वगैरह को आप अपने रास्ते पे ले आते हैं, कुछ और करते हैं, रिकॉर्ड तब्दील कर लिया, कुछ किया, जहाँ जहाँ आपकी हुकूमतें नहीं है, जहाँ इन्फ्लुएंस है, वहाँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और उनकी वजह से मेरा ख्याल है ये मियाँ साहब को भी रिलीफ, इनके भी लोगों को रिलीफ मिल रहा है। अगर उनका सिंध में चले जाएगा तो उनको भी मुकम्मल रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात भी करते हैं। और हुकूमत के लिए जो बहुत ज़्यादा तनकीद के निश्तर उनको बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं वो उनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, खसूसी तौर पर मईशत को लेकर, इस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। साफी साहब, नैब से सब लोगों को एतराज़ है, आज भी जो बिलावल साहब ने जिक्र किया बार बार वो नैब गर्दी, उधर PMLN को भी एतराज़ात होते थे, पगड़ियाँ उछालते हैं, तमाम चीज़ें हैं। हुकूमत को एतराज़ ये है कि जी पेस बड़ी स्लो है। नैब का जो तरीक़ाकार है वो वाकई क्वेश्चनेबल नहीं है क्या अभी तक? आप कहते हैं जी बड़े शवाहिद हैं, आप पकड़ लेते हैं लोगों को, आप अदालत के अंदर जाते हैं, वहां पे जाके वो शवाहिद पता नहीं ऐसा लगता है कोई चुरा के ले गया है, वहां किसी चीज़ का आपके पास जवाब ही नहीं होता। नहीं, नैब का काम यही है जो इस वक्त कर रहा है। नैब का बुनियादी काम है पॉलिटिकल मैनेजमेंट और इंतकाम। ये इस काम के लिए बना नहीं है, ये नाजायज़ वक्त में नाजायज़ तरीक़े से नाजायज़ कामों के लिए इसकी तखलीक हुई है। उस वक्त वो जायज़ काम नहीं करना जाए, वो तखलीक ठीक थी लेकिन बाद में मिसयूज हुआ। नहीं, उस वक्त भी मैंने करीब से देखी ये चीज़, उस वक्त भी कोई उसका नहीं था। देखिए इंटेंशन यही थी, अगर वो नहीं थी तो पहले दिन से उसने मुस्लिम लीग काफ को, जिसको वो काफ को चला जाता था उसको वो मिल जाती थी, ठीक है, वो ठीक है कि कंपेरेटिवली फिर वो जनरल अमजद साहब जो थे वो थोड़े से मेरिट पे वो करने वाले आदमी थे और इसलिए फिर उनको हटा भी दिए गए जब थोड़े से भी उन्होंने मेरिट से काम लेने की कोशिश की। एक तो ये है। दूसरा बदकिस्मती ये है कि इस वक्त एक तो नैब इस मुल्क की इकानमी को तबाह कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये नैब जो है ये करप्टों को फरिश्ते साबित करने का भी ज़रिया है। इस मुल्क में आलमिया ये है कि देखें, वो मुझे PTI के एक रहनुमा थे, वो एक दिन खान साहब के साथ बैठे हुए थे तो खान साहब जरदारी को कोई बुरे अलकाबात से याद कर रहे थे, तो उसने उनसे कहा कि यार जरदारी साहब हमारे मोहसिन हैं, आप उनको दुआएं दिया करें। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उस साहब ने उनसे कहा कि खान साहब देखिए, अगर जरदारी साहब ये हरकतें ना करते और ये बैड गवर्नेंस तो आपके लिए स्पेस किधर बननी थी, और अगर नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से पंगे ना लेते तो आपने कहाँ पे इस लेवल का लीडर बनना था। अब उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं बने थे। अब ये लोग देखें कि जिस तरीके से सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करते हैं, ठीक, तो उसकी वजह से अगर किसी ने जेन्युइनली वो करप्ट भी हो वो लोगों की नज़रों में मजलूम बन जाता है, ठीक है। दूसरा अभी आप ये देखें कि ये क्या ड्रामा है, आप उसको कि जिस कार्ड को वो इस्तेमाल करेंगे, मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये नवाज शरीफ और जरदारी को हीरो और मजलूम बनाने के लिए, अच्छा, मसलन नैब जो कर रहा है,
नैब जो बाद में अब साबित नहीं देखें कर पाते ना, सबूत नहीं, ही नहीं अब क्या होता, है फिर इस मुल्क शवाहिद में ही हमें नहीं तो होते, पता है अदालतों में ना जाते हैं तो। कि सब चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाता है। अब इस बुनियाद पे कि जी उधर सिंध में उसकी हुकूमत है, हाँ। भाई नवाज शरीफ की इधर हुकूमत थी, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ था, लेकिन जब लोगों ने उसके साथ करना था तो क्या वो नैब को इन्फ्लुएंस कर सका, क्या वो किसी अदालत को इन्फ्लुएंस कर सका? ठीक है, अगर वो क़ुव्वतें उनके साथ करना चाहती हैं तो सिंध नहीं, मरकज़ में भी उसकी हुकूमत तो जरदारी साहब आपने, लेकिन आप उनके मुकदमे को यहाँ क्यों ला रहे हैं? अगर परवेज़ खटक का खैबर पख्तूनख्वा में चल सकता है, फिर तो नहीं ये जो क्या नाम है इनका PTI वालों का जो पंजाब में जो वजीर पकड़े हैं अलीम खान, फिर पंजाब में फिर अलीम खान को भी ले जाए, फिर अलीम खान को भी सिंध ले जाएं, फिर जो है इमरान खान साहब भी इधर वजीर आज़म है, उनके खिलाफ भी फिर वो नहीं बन सकते, नैब के रिप्रेजेंटेटिव तो उधर भी है। या फिर ये कि ये क्या तमाशा है कि कुछ को इंक्वायरी की स्टेज पे, कुछ को किस स्टेज, अभी ये सबके साथ डिफरेंट किस्म का सलूक है। ये BRT का आपने देखा ना जी, कि खुद वजीर आला के इंस्पेक्शन टीम ने कह दिया कि इसमें क्या कुछ हुआ है। ये वो कार्रवाई करेंगे खान साहब के परवेज़ खटक के खिलाफ। ये नैब जो है, ये नैब उस मामले में क्यों करनी चाहिए? ये तो ये नैब क्यों कैसे नहीं, आपके नजदीक नैब खत्म कर देना वाहिद ऑप्शन है? वहाँ के बिल्कुल खत्म करना, खत्म कर दें। पहली फिर बात क्या करें? एहतसाब क्या कैसे? एहतसाब जिस तरह है देखिए, इस नैब के फैसले अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना, ये तो फिर भी मुतलक अताटी नहीं है। और वहाँ जाके नैब के सबूत फाइलें गायब हो जाती हैं, आपके होता ही पास कुछ नहीं है साबित। आपके पास एंटी करप्शन है, आपके पास कितने और महकमे हैं, फिर आपके पास रूटीन की अदालतें हैं, आपके पास स्टैंडिंग कमेटियां हैं। मसला असल में नहीं है, इसका भी तो अल्टीमेट फैसला जो है उन अदालतों ने करना। और आज तो देखें, उसके सिर्फ एक पहलू के बारे में आपके इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कह दिया कि ये इसका ये एक सिर्फ उसने कहा है कि ये तरीका उसका इस्लाम के उसूलों के मुनाफी है। अदरवाइज़ यहाँ राजा साहब बैठे हुए ये बेहतर जानते हैं, इस्लाम की रूह से भी एक बंदा उस वक्त तक मासूम है जब तक आप उसको गिल्टी साबित ना कर दें, और मुहज़्ज़ब दुनिया के कवानीन की रूह से भी। इसमें यह तरीका है कि पहले बंदे को पकड़ो, बिल्कुल ठीक है, उससे फिर कहो अपने आप को मजलूम, वो बेइज्जत हो जाता है, वो सब कुछ हो जाता है आखिर में। और फिर जो कानून भी है उसमें भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं कि एक को इंक्वायरी के स्टेज पे गिरफ्तार कर लेते हैं, दूसरे को रेफरेंस के स्टेज पे कर लेते हैं, तीसरा जो है रेफरेंस के स्टेज पे भी गिरफ्तार नहीं होता। तो इसलिए ये इसके ज़रिए में करप्ट भी लोगों की नज़रों में मजलूम बनते जा रहे हैं। ठीक है राजा मेरे पास, आप नैब को ख़त्म कर दें। और दूसरा, ये जो अभी बात की साफ़ी साहब ने भी, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ये कहा है कि नैब का मुल्ज़िमान को हथकड़ियाँ लगाना गैर शरई है, नहीं होना चाहिए। अब देखिए दो चीज़ें, एक तो बात जो नैब का जनरल उसके बारे में है वो बिल्कुल दुरुस्त इन्होंने उसको एक तस्वीर खींची है कि नैब को अगर हम माजी से लेके अभी तक देखते हैं तो ये वाकई ही किंग्स पार्टी बनाने के लिए मिसयूज़ होता रहा, ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग भी इसमें होती रही, और उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे ने जब 28 जुलाई की जजमेंट दी तो उसने कहा कि नैब एक 7 फुट गहरे खड्डे में दफन हो चुकी है, इसकी परफॉर्मेंस ये होगी। लेकिन उसकी वजूहात क्या थी? उसकी वजूहात ये थी कि जो चेयरमैन नैब होता है उसकी अभी अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार, नैब अनफॉर्चुनेटली जो कवानीन है वो तमाम के तमाम एक शख्स के गिर्द हैं, वो है चेयरमैन नैब। तमाम अथॉरिटी उसको है, उसकी मर्ज़ी से वारंट्स निकलते हैं, उसकी मर्ज़ी से रेफरेंस होता है, उसकी मर्ज़ी से इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। अब जो हालिया हम अगर ये पिछले पैनामा से लेके अभी तक देखें तो दो सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। एक वो इन्वेस्टिगेशंस हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब की है, वो नैब ने खुद की। एक वो इन्वेस्टिगेशंस हैं कि जब जिस पे सुप्रीम कोर्ट को नैब पे अदम एतमाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने JITs बनवाई। पैनामा में भी JIT बनी और ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में भी JIT बनी, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के मुख्तलिफ लोग हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से उन्होंने जो एविडेंस, तो एतराज ही वो था ना कि जी ISI के लोगों को क्यों डाल देते हैं, जो भी एतराज था, लेकिन दूसरे में तो ISI के लोग नहीं थे। उसमें जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है पैनामा वाले में दोनों में थे, दोनों में थे। उसमें भी दूसरे में नहीं था, ये जो बैंकों वाला हुआ ना इसमें नहीं था, फेक अकाउंट्स में आई थिंक था, जो मुझे था। अब इसमें ये हुआ कि इस दोनों में आपने जो एविडेंस कलेक्ट कर लिया, अब वो एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको आप वो शहबाज शरीफ वाले से या जो नैब कलेक्ट करता है उससे कंपेयर नहीं करेंगे, और हमने वो एविडेंस देखा है। अब वो एविडेंस, अगर ये नवाज शरीफ साहब का जो केस था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये लाहौर में नहीं इस्लामाबाद में चलेगा, और एक उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज भी उन्होंने बिठा दिया था।
इसी तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये नैब ने ट्रांसफर नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ऑर्डर लिखा था कि ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस इस्लामाबाद में होंगी और इस्लामाबाद की अदालत में ये केस चलेगा। तो ये दोनों केसेस एक जैसे हैं, पानामा वाला भी और ये जो कहा जा रहा है कि जी नैब, हाँ, अब नैब को दुरुस्त करने का मतलब है कि आप उसमें चेंजेस लेके आए लेजिस्लेशन के जरिए। अगर आप उसको खत्म करेंगे, बहुत सारे लोग इसके दुरुस्तगी पर यकीन ही नहीं रखते। आप देखिए सादिया, नहीं हो सकता है, हो सकता है। आप 2018 में निसार का सुप्रीम कोर्ट था ना, साकिब निसार साहब का सुप्रीम कोर्ट, और साकिब निसार साहब को 2018 में, आज सुनिए उन्होंने कहा क्या, 2018 में यूके में नया लॉ आया है, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, वो भी यही है। उसमें भी बर्डन ऑफ प्रूफ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड लोगों पे है कि आपके एसेट्स है, आप बताइए कि ये एसेट्स कहां से आए। 2017 में बहुत जगहों पे है ये, 2017 में कानून साजी की फाइनेंशियल, तो दुनिया में ये है। उसका इस्तेमाल तो हमारे यहाँ ऐसे है कि भाई आप जिस किसी पे लगा दें, भाई हर कोई किसी पे नहीं करता। आपने किस पे लगाया? आपने किस पे लगाया? पब्लिक ऑफिस होल्डर पे। सिर्फ 3 साल दफा के प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन पे लगाया है। आप कैसे कह दिया कि जी जिसपे मर्जी? अच्छा, मुझे बताएं कि उन्होंने साकिब निसार का जो जिक्र किया बिलावल साहब ने, कि वाकई उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी ही इज इनोसेंट, जीआईटी को हुक्म करते हैं नाम निकाल दें जी रिपोर्ट से उसका। नहीं, हुक्म नहीं करते। आज फिर कहा बिलावल साहब ने कि बाद में कहा मैंने नहीं कहा, तो आप वो टेप निकाल लें, ट्रांसक्रिप्ट निकाल लें। कोर्ट में क्वेरीज होती है। पनामा अकाउंट्स और कितने लोगों के थे उसमें, कितने और पॉलिटिकल एक्सपोज लोग थे? इसीलिए मैंने कहा कि वो क्या गवर्नमेंट ने किए थे? अगर आप उस जजमेंट को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि 3 दफा के वजीर आजम होते हुए इनकी ड्यूटी भी ज्यादा है। 400 से ज्यादा लोग थे ना। देख, खनानी और कालिया का, सियासतदान थे। खनानी और कालिया का केस, जिसका एक आदमी अमेरिका में पकड़ा गया, उसको सजा हो गई, बाकी के यहाँ थे, उनका केस यहाँ पे था। 8 साल के बाद कराची में चला केस और बरी हो गए सारे। FIA केस चलवा रही थी। आप इन अदारों का क्या करेंगे? किधर गया एविडेंस? अमेरिका में एविडेंस मौजूद था, यही नहीं था। यही चीज जो है ये आपकी कोर्ट होगी FATF में भी। ये कह रही हूँ कि 400 से ज्यादा लोग आए उस वक्त। जरदारी साहब के ऊपर इल्जाम आ रहा था खनानी और कालिया। मेरा इससे दूसरा सवाल है कि अगर जरदारी साहब सियासत के लिहाज से और अपने स्टैंड के लिहाज से फिर उस कैंप में शामिल हो जाए जिसमें इलेक्शन से पहले थे, तो क्या उनके साथ फिर ये केसेस इस तरह चलेंगे? फिर वो रिलीफ वहां नजर आएगा। अच्छा, देखिए ये तो फिर हो तो बाद में देखा जाएगा ना कि चलेंगे कि नहीं। आप मफरूजे पे बात कर रहे हैं? नहीं, मफरूजे पे नहीं, मैं हकीकत पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी देखिए ये अकाउंट्स का मामला कब से चल रहा था? 2014 से। 2014 से हर किसी को पता था। में आया ये। लेकिन जब तक उनसे सारे, यानी पीपल्स पार्टी के मुर्गी से जब तक सारे अंडे नहीं लिए गए, ये तो है ना, सेनेट का इलेक्शन, इमरान खान के इलेक्शन को वो करवाना, उनसे वजीर आजम बनवाना, उनसे ये सारी चीज़ें जो वो ज़रूरत पूरे बलूचिस्तान, ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। कल अगर फिर उनकी ज़रूरत आ गई तो बस फिर अभी देखें पॉलिटिकल फ्रंट पे शरीफों की ज़रूरत आ रही है। आप देखें एक दिन भी छूटते जाएंगे, दूसरे दिन भी छूटते जाएंगे, तीसरे दिन भी छूटते जाएंगे। इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि एक तबका जो अगर उसके एक साइड पे खड़ा हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो सियासतदान हो, वो कोई और हो, तो उसके लिए फिर एक तरह का उस कानून का इतलाक़ एक तरह होता है। और अगर उसके दायरे के दूसरी तरफ खड़ा हो और उसकी वजह से ना यहाँ के निज़ाम इंसाफ पे किसी का यकीन बाकी रह गया, न किसी का जमहूरियत पे यकीन बाकी रह गया। असल सवाल हो ये, कोई ये नहीं कहता, कोई ये नहीं कहता कि जरदारी साहब फरिश्ता है, कोई ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब फरिश्ता है, कोई ये नहीं कहता कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इस मरतबा तो ऐसा है कि यानी बिल्कुल देहातियों से भी आप पूछ लें, जिन लोगों का सियासत से, तो वो आपको बता सकते हैं। जनरल साहब ये फैक्ट है ना कि केसेस दबा के, फाइलें दबा के माजी में रखी जाती रही हैं, राइट टाइम का इंतजार होता रहा है आर्म ट्विस्टिंग के लिए। जिंदगी कंस्पिरेसी थ्योरीज को बिल्डअप करने का रहा है, वो देहाती हो या कोई भी हो वो यही कहेंगे। लेकिन इनके फर्ज नहीं है इन लोगों का कि ये अपने जिन जिन पे इल्जामात हैं ये खुद अपने आप को क्लीन साबित करें। ये तो कहानियां बिल्डअप ये कर रहे हैं, कोई 18वीं तरमीम की कहानी लेके आ रहा है, ये कोई बात है? और नैब ने आज दिन तक मुझे बताएं 2 केसेस हैं ये जो बाहर से आए हुए हैं। एक ये फेक अकाउंट का ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट हुआ था, और ये जो केस है वो पनामा का आया था।
ये 2 केसेस के अलावा आप मुझे बता दें किसको सजा हुई है जो और इन केसेस में भी सभी इन केसेस में भी जीआईटी की इंक्वायरीज मौजूद थी सही। और इतनी कमजोर प्रोसिक्यूशन की गई कि ये केस सही चली नहीं, जमानतें भी लोगों की होती थी सर। लेकिन मुझे मेरा सवाल मैं जो कह रही हूँ वो ये कि आपको याद होगा चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, वो जिक्र करते थे जाली अकाउंट्स का, उन्होंने कितनी दफा जिक्र किया अयान अली का, टिकटों का कि कहां से आते हैं, लेकिन वो फाइलें दबी रहती थी क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी, सब दबी रहती हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जब आता है ना। सादिया आप रिकॉल करें, रहमान मलिक इतना एक ढेर लेके बैठे थे नवाज शरीफ साहब का और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने दौर में जबकि हुकूमत में थे और उन्होंने कहा जी यही हमारे पास सबूत है मनी लॉन्ड्रिंग के और बच नहीं सकता ये नवाज शरीफ, तो क्यों नहीं लेके गए वो? असल में उसमें एक वजह थी कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था ना दोनों ये पार्टीज का आपस खेल थी सारी। में, उसमें ये था कि हम एक दूसरे के ये केसेस तो बनते रहेंगे लेकिन किसी को दीवार से इतना नहीं लगाया जाएगा और अल्टीमेट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हुआ क्या, उसमें चेंज क्या आ गई कि ये दोनों पार्टीज अगर रहती तो ये ऐसे ही सिलसिला चलना था। जब एक तीसरी कुव्वत आई तो उस पार्टी ने जिसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था तो उसने कहा जनाब ये क्या मजाक लगा हुआ है कि जनाब ये केसेस 10-10 8-8 साल चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया और अभी ये जो इतनी बात की जा रही है ना कि पता नहीं अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिला, एक बेल से उनको 6 हफ्तों के लिए, एक ये जमानत भी मैं इसको नहीं कहता, जमानत तो इसका नाम ही नहीं है, ये उनको एक 6 हफ्तों की छुट्टी मिली है कि जाइए अपने डॉक्टर के पास जाइए। एक्सटेंडेबल नहीं है, कहीं उस फैसले में नहीं लिखा नहीं होगा, करने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट। अरेस्ट होंगे, जेल से उनकी लग के आएगा, उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट वही है ज़हन में रखिए जिसने पहले रिजेक्ट की इनकी बेल एप्लीकेशन। इसी अयान अली को बाहर भगाया और अयान अली की जो इन्होंने 8 महीने उन्होंने चालान नहीं पेश किया, कौन था उसके तो मिसाक जमहूरियत तो हुआ अभी 2004-05 में। ये करप्शन का दौर आया ज़ियाउल हक साहब के दौर से, ठीक। वली खान पे करप्शन का तो कोई इल्ज़ाम नहीं था, दौलताना पे तो करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था, ठीक। उस वक़्त जो बाकी लीडर थे जीएम सईद पे तो करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। ये जो दूसरा गेम है सेलेक्टिव जस्टिस का, सियासतदानों को इस ग्रुप और उस ग्रुप, ये सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हुआ था ना अयूब खान के दौर से। दूसरा जो बंदा इस नाम पे आ जाता है, ये सारे वही लोग हैं जो कि इस तरह के हालात के नतीजे में जाली तरीके से सियासतदान बनाए गए। जो जेन्युइन सियासतदान थे इस मुल्क के, कायद आज़म और लियाकत अली खान को तो छोड़ देना, मैंने आपको बता दिया, आप उनके नज़रियाती उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। पहली मरतबा जब ज़ियाउल हक साहब ने एहतिसाब और अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ये जाली सियासतदान पैदा किए जिसमें बाद में नवाज शरीफ निकल आया और ये सारे निकल आए, ठीक। उसके बाद चलो मिसाक जमहूरियत तो वही हुआ ना, वो मुशर्रफ साहब की याद करे वो घंटियाँ, ना कोई अदालत उसका रास्ता रोक सकती थी, आइन में तरमीम का इख्तियार था, टीम पाकिस्तान के चतराल से लेके कराची तक जिस बंदे को पिक करना चाहते थे उसने क्या किया, मुस्लिम लीग ख़ाब बना दिया, इन सारे चोरों को लेजिटिमाइज कर दिया। अभी भी हम ये समझते हैं ये सारी चीज़ें जो है ये एक दूसरे गेम के लिए, कुछ लोगों के ज़ाती ख्वाहिशात के लिए उसके इस्तेमाल, और दूसरा कानून का इतलाक जब तक यकसा नहीं होगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जनरल साहब ज़रा परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अभी बीआरटी का जिक्र किया था साफ़ी साहब ने पहले मरहले में प्रोग्राम के, एक और उनकी जो इंस्पेक्शन टीम बनी सूबाई, उसने उन्होंने भी फरोगे तालीम इकरा के नाम से जो था वाउचर स्कीम, उसमें भी उन्होंने करप्शन का खुर्द-बुर्द का इंकशाफ कर दिया। एक तो ये कि वहाँ पे फिर जो आप दूसरों पे लागू करने की बात करते हैं वो अपनी वहाँ उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे क्यों लागू नहीं हो रहा, और बाकी सारी चीज़ें, धमकियाँ अपोजिशन की, लॉन्ग मार्च, कंटेनर, ये वो एक साइड पे कर दें। ये जो महंगाई की वजह से इस हुकूमत पर लोग भी अब लान तान करना शुरू हो गए। हालांकि एक चीज़ ज़रूर ये हुकूमत कहती है कि भाई हमें टाइम ही कितना हुआ है, पिछलों का जो गंद है उसकी सफाई हम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता यही सबसे बड़ा मसला बन रहा है इनकी अपनी परफॉर्मेंस? देखिए, जो पहले आपने बात की बीआरटी की या वहाँ पे केपीके की,
वो इनके अपने कॉल फेल का तादाद और लाजमन वो इनके रास्ते में आ रहा है और तनकीद बिल्कुल जायज़ है, लोग करते हैं। परवेज़ खटक से जनरल हामिद को इन्होंने उस वक्त लगाया हुआ था और जब उसने एतराज़ किया, जब उसने पॉइंट आउट किया कि जी ये फ़लाँ इन्वॉल्व है और इस तरह करना है, तो उसकी नहीं सुनी कि वो छोड़ गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि इनका वो अदारा जो बेकार पड़ा रहा, उन्होंने अपॉइंट नहीं किया किसी को। तो ये तो एक तादाद बिल्कुल वाज़े है, कोई भी और फिर उसके खात्मे की करारदाद आ गई क्योंकि अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो वफाकी हुकूमत आज़ाद है। और अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप बिल्कुल इतने सिंसियर हैं इस चीज़ से कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी अपने लोगों की सबसे पहले करवानी चाहिए। उससे आपका अपनी स्टैंडिंग बेहतर होती है, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर हो जाती है। वैसे एक आपने कहा ना कि अपने लोगों की पहले करानी चाहिए, इनके सिटिंग वुज़रा के हवाले से भी अगर कोई खबर चल जाए ना कि फलां नैब के शिकंजे में, अगले रोज नैब जो है क्लैरिफाई कर रहा होता है कि नहीं जी इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है, गलत खबरें हैं। देखें नैब ने मतलब नैब के अपनी वर्किंग के ऊपर बिल्कुल आप इतराज़ कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। असल चीज़ ये है जो मुझे तवक्को थी कि ये जब हुकूमत में आएंगे तो पहले ये अदारों को ठीक करेंगे। अगर अदारे आपने वही रखने दिए हैं जिनमें के मुकमका के लोग पहले से भर्ती करके बैठे हुए हैं, आप नैब के रेफरेंसेस देख लें, आपको पता लग जाएगा कि जो मियां नवाज शरीफ के 2 रेफरेंसेस उन्होंने पहले जिन पे पहले ट्रायल हुआ उनका, वो बड़े कमज़ोर रेफरेंसेस थे। हालांकि सारा काम जीआईटी ने करके दिया हुआ था और जीआईटी के वक्त के ऊपर जब एविडेंस सामने रखा गया तो सबको पता था कि इतना स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन नैब ने जब उसके रेफरेंसेस बनाए तो नहीं। वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, नैब की अपनी परफॉर्मेंस का मसला और नैब वही चीज है जो अदारा ठीक करने की अच्छा, राजा मेरे एक तरफ नैब का फातिहा पढ़ा बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए नैब को। जनरल साहब आपकी ओपिनियन इस पे? सुप्रीम कोर्ट का नैब का फातिहा पढ़ा गया सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने किया क्या? सिर्फ चेयरमैन नैब का फातिहा असल में पढ़ देना चाहिए, नैब को खत्म हो जाना चाहिए? नहीं खत्म नहीं, इंप्रूव करना चाहिए। देखिए ये चीजें खत्म करने से आपको कुछ नहीं, इनको बेहतर करें, इनकी वर्किंग इनमें प्रोफेशनल लोग लेके। अभी जनरल साहब ने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा के एहतिसाब कमीशन का, तो जब अमीरुल मोमिनीन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के बनाए गए एहतिसाब इदारे का वो अंजाम हुआ, ठीक, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो इस वक्त ख़ुद भी एक मफरूर है, उसके बनाए हुए इदारे से आप इंसाफ की तवक्को कैसे कर सकते हैं? उस एहतिसाब कमीशन के लिए कानून भी और सरबराह भी अमीरुल मोमिनीन इमरान ख़ान साहब ने नामज़द किया था। इस नैब का जो चेयरमैन है ये किसका नामिनी है? बताएं किसका नाम? पीपल्स पार्टी। नहीं पीपल्स पार्टी का नहीं पीपल्स पार्टी का, आसिफ अली जरदारी का। पीपल्स पार्टी में भी बहुत सारे लोग होते हैं। और फिर रहमान मलिक साहब इनके लिए कन्विंसिंग करते थे। अब ये आप फरमा रही थी कि पीटीआई के वज़रा के जब आ जाती है तो फ़ौरन नैब के तर्जुमान वो एक दिन चली खुसरो बख्तियार साहब की खबर, हाँ अगले दिन वहाँ से फ़ौरन। अच्छा वो क्या है, वो तर्जुमान कौन है? वो रहमान मलिक साहब का तरबियत याफ्ता है, नैब का जो इस वक्त तर्जुमान है। वो जब रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे तो ये उनके पीआरओ थे। अब मैं हैरान हूँ कि उस एहतिसाब कमीशन का अगर ये अंजाम हुआ, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अगर इतना बड़ा मुहतसिब आला हूँ तो मैं सबसे पूछता मुझे जरदारी साहब उस मनसब के लिए नॉमिनेट करेंगे? बस उस वक्त जरदारी साहब के शायद उनके काम आ रहे थे, इस वक्त कुछ और लोगों के काम आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल ज़्यादा टच करें, लेकिन एक चीज़ है इसके वाकई काम मुझे बताएं कि पूरे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों में आसिफ जरदारी साहब ने इनको क्यों चुना? गारंटी दी होगी किसी ने। आप उससे तवक्को करते कि वो इंसाफ पे काम करेगा? किसको चुना? और फिर एक बंदा अगर लॉयल भी ना हो, देखिए अब जरदारी साहब जैसे भी है ना, इनके तो मोहसिन है ना। अगर एक बंदा अपने मोहसिनों का भी, कल के मोहसिन को बुला सकते तो आज के मोहसिन को नहीं बुला सकते। साकिब निसार साहब के मोहसिन कौन थे? अच्छा उसरो याद है आपको? अच्छा इसलिए मैं कहता हूं मुशर्रफ भी तो जरदारी साहब का मोहसिन था। एन किया होता तो जरदारी साहब सदर नवाज शरीफ भी मुशर्रफ का मोहसिन था। अच्छा नवाज शरीफ भी मुशर्रफ को बाईपास करके, लेकिन उसके बाद आज दिन तक लोग इलेक्ट करते रहे। यही वो वजह है कि इमरान खान भी नाखुश है नैब से, नैब की परफॉर्मेंस से, क्योंकि नैब में अभी भी वो जो पॉलिटिकल इंडक्शन है मौजूद है, नैब डिपॉलिटिसाइज नहीं हुई है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने अपने बंदे लगाए हुए। वहाँ पे जो कैपेसिटी का इश्यूज है, ट्रेंड लोग नहीं है, तो ये नैब कभी भी आपको परफॉर्म इस सूरत हाल में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्यों ना आपको हम रीस्ट्रक्चर किया जाए, क्यों ना नैब का रीस्ट्रक्चर किया जाए। मैं राजा साहब से इंतहाई अदब के साथ, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है
कि नैब से वो नाखुश है, लेकिन इस बुनियाद पे नाखुश नहीं है कि उस पर पोलिटिकल वो है। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मेरे मुखालिफिन सबको तो फांसी लगवा दे, लेकिन उनका एहतसाब ना करे। जिस तरह वो अपना सूबाई एहतसाब कमीशन दे कि जनरल हामिद साहब जब खान साहब के इशारों पे चल रहा था तो ठीक था, जब वो इनके उस तक दराज हो गया तो उसी जनरल हामिद को जो खान साहब के पुराने दोस्त भी थे और उनको रुखसत कर दिया। इधर भी आप देखें नैब तो उनके इशारों पे चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब इंचार्ज पे खान साहब ने एतराज़ किया, अगले दिन उनके हुक्म पे इस चेयरमैन नैब ने उनको ट्रांसफर करा दिया यहाँ पे। ठीक, मैं यही कह रही हूँ ना कि चलें लेकिन जिस तवक्को के मुताबिक वो चाहता है कि मुझे क्लीन चिट दो, मेरे लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट करो और मेरे मुखालिफिन को तो खान साहब को इंसाफ नहीं चाहिए, अदल नहीं चाहिए, उस तवक्को पे पूरे नहीं उतर रहे। इस ताबेदारी के बावजूद बड़ी अच्छी बात है अगर नैब खान साहब को ओब्लाइज नहीं कर रहा, बावजूद मैंने आपको बता दिया ओब्लाइज तो कर रहा है। नहीं, ये खान साहब की नाराजगी की, ये साफी की अपनी बात में तजाद है। साफी साहब ये कह रहे थे, नहीं साफी साहब ये कह रहे थे कि खान साहब जो नाखुश है ना, वो इसलिए नाखुश है कि नैब उनकी तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर रहा। जिस तरह देखें ये तो होता है, नवाज शरीफ ने बहुत ताबेदारी की, लेकिन जिस हद तक एक्सपेक्टेशन थी आप नहीं थी तो आप लोग नाराज हो गए उससे। इसी तरह वो भी मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया वो क्या मुल्क के मुफाद में था। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।